Children, we are talking about Unit 6, that is जो important points है Unit 6 के, उसका रिविजन कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेशन में क्या होता है। रिसेशन में आपको लिख के आना है एग्जाम में, देयर इज रिडक्शन इन जीडीपी, रिडक्शन इन जीडीपी पूरा लिख के आना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट इज यदि रिसेशन है तो देयर इज फॉल इन आउटपुट ओवर द टाइम। हीत को कुछ पूछना है? हीत पूछ लो। मिस मुझे और एक पॉइंट बोलो रिसेशन में। बोलो ना। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस एंड सैलरी। वेरी गुड। हीत ने आगे रिसेशन का पॉइंट बोला है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और जो एम्प्लॉयड है, क्योंकि रिसेशन है, प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, हमारा इतना पैसा फ्लो ही नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो लो वेजेस, लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है, तो दे विल स्पेंड लेस स्पेंडिंग। ठीक है, लोगों की इनकम कम है तो लो इनकम, यदि लो इनकम है तभी तो लो स्पेंडिंग है, तो लो इनकम। ठीक है, एंड इसने बोला इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, उसको ऐसे भी बोल सकते हो लॉस ऑफ जॉब्स, एंड देयर इज फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड। ये सब वर्ड्स यूज करने हैं हमको रिसेशन में। ओके, अभी देखो यहाँ पर आपको पता है कि यूनिट 6 में जनरली हम 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यू कैन एक्सपेक्ट वन इन एग्जाम, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो भी करना है, तब जाके रेडी होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद सप्लाई साइड पॉलिसीज। अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब बात करेंगे हम कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कैसे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी किस पे बेस्ड है? जहां मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड आएगा, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट बाय द गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन में चेंज इन इंटरेस्ट रेट वर्ड आ जाना चाहिए। मतलब दो ही बात हो सकती है ना यार, या तो आपकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी या आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन दोनों का इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा वो हमको देखना है। इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, नथिंग एल्स कैन हैपन। तो आप है ना लिखो नेक्स्ट, मैंने ये पिक्चर व्हाट्सएप पे भी भेजा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें यदि हाई इंटरेस्ट रेट है तो क्या क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे वो पढ़ रहे हैं, और वो पूछते भी एग्जाम में। हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी हैज इंक्रीज्ड। ये अलग एक्सप्लेनेशन में लिखना है हमको। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी हैज इंक्रीज्ड।
मतलब अभी पैसा बोरो करना बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से बहुत महंगा हो गया है। सो हाई इंटरेस्ट रेट में आगे एक्सप्लेनेशन में लिखो दैट जो भी बोरो कर रहा है, जनरली प्रोड्यूसर्स ही बोरो करते हैं ना, क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। सो दे हैव टू पे, बिजनेस हैज टू पे मोर इंटरेस्ट। आगे एक्सप्लेनेशन, business has to pay more interest। प्लीज साथ में लिखो, नहीं लिखोगे बेटा, आपके पास होते ही 1 hour 45 minutes है। यदि आप लिखोगे नहीं, सोचने का टाइम नहीं होता है, सीधा आंसर डालने का टाइम होता है उधर। लिखेंगे नहीं तो क्या प्रैक्टिस होगा हमारा, कुछ नहीं। बिजनेस हैज टू पे मोर इंटरेस्ट। यदि बिजनेस ज्यादा इंटरेस्ट देगा, आपको पता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। एक्सप्लेन करो आगे। एनालिसिस एप्लीकेशन का पॉइंट्स होता है, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यदि प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो इन टर्न क्या होगा, यदि प्रॉफिट कम हो रहा है, देखो डिविडेंड क्या होता है, वो पार्ट ऑफ इनकम या वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। सो द पॉइंट इज, यदि आपका ये चीज ही कम है, आपका प्रॉफिट ही कम है, तो ऑब्वियसली आपका डिविडेंड तो कम होगा ही होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट विच यू विल राइट इज लो डिविडेंड। Because your profit is less, so your dividend is also less. Okay, low dividend। and क्योंकि प्रॉफिट कम है, अक्यूमुलेटेड, बार बार हर साल हम जो प्रॉफिट अक्यूमुलेट करते हैं उसी को तो हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, तो वो भी कम हो जाएगी। सो यू विल राइट लो रिटेन अर्निंग्स। कितने सारे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट है कि यदि इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट हाई होती है तो क्या क्या होता है, लो रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, यदि इंटरेस्ट रेट हाई है तो प्रोड्यूसर्स को डर लगेगा पैसा बोरो करने से, साल के एंड में इतना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो वो बोरो ही कम करेंगे। और जब वो बोरो कम करेंगे तो प्रोड्यूस भी कम करेंगे, उनका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा ना। सो रिडक्शन इन प्रोडक्शन लेवल, तो इसका मतलब आउटपुट कम होने वाला है। बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट प्रोड्यूसर्स बोरो करके प्रोड्यूस ही कम करेंगे। सो व्हाट यू विल राइट इज बिजनेस में रिड्यूस आउटपुट। सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए बेटा। 8 और 12 मार्क्स के लिए आया, क्या करोगे फिर, बिजनेस में रिड्यूस आउटपुट। एंड कई सारे वर्कर्स होंगे जो अब हम नहीं एम्प्लॉय कर सकते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, वर्कर्स, सम वर्कर्स विल बी रिडंडेंट, सम वर्कर्स विल बी मेड, मतलब उनका जॉब खत्म हो गया, विल बी मेड रिडंडेंट। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में, यदि इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो क्या होता है, रिचा दो घंटे, यदि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो क्या होता है, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होगा उसका, उसके लिए क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट हाई है, सो एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन, दैट इज एक्सचेंज रेट राइजेस, demand for your country's currency rises। तुम पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट समझो
और ये समझो यदि पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट है तो इंडिया वो कंट्री है जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई भी अपना एक्सेस पैसा लाके इंडिया की बैंक्स में रखना चाहेगा ना, क्योंकि इंडियन बैंक्स ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंडिया में इंटरेस्ट रेट 5% है और दूसरी कंट्रीज में 3% ही है, तो यदि आप इंडियन बैंक्स में पैसा लाके रखते हो तो 100 की बजाय आपको साल के एंड में मिलेगा 105, जबकि दूसरी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट लो है, 3% है, तो 103 मिलेगा उनकी कंट्री में रखने से। तो क्या होगा कि लोग इंडिया में पैसा सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, सेविंग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इंडियन बैंक्स इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। दिस विल हैपन। सो यदि इंटरेस्ट रेट हाई होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आप दो ही बात करते हो, इंटरेस्ट रेट हाई या इंटरेस्ट रेट लो। तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, अभी मैं किसी से पूछूंगी कि क्या क्या होता है यदि इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो नाउ वील टॉक अबाउट लो इंटरेस्ट रेट। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, कोई मुझे बता सकता है कि इंटरेस्ट रेट इफ फॉल्स तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? मैम ज्यादा बोरो करेगा। उसको बोरो करने से अब डर नहीं लगेगा, कम इंटरेस्ट रेट है तो वो ज्यादा बोरो करेगा। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट फॉल्स में फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। देखो तुमने इंटरेस्ट रेट जब भी ज्यादा था तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेस लिखा था, तो अभी लिखो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूसेस। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गए, यानी कि टेकिंग लोन्स इज चीपर नाउ, इट इज कन्वीनियंट नाउ। तो लिखो नाउ टेकिंग लोन्स इज चीपर एंड कन्वीनियंट। ओके, सस्ता है लोन लेना। कंज्यूमर्स, देखो एक प्रोड्यूसर ज्यादा बोरो करेगा तो उसका आउटपुट कैसा होगा ये बताओ। मैम इंक्रीज बेटर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि है ना उसको डर नहीं लग रहा है, वो मशीन्स खरीदने के लिए बोरो करेगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बोरो करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सो आउटपुट या प्रोडक्शन विल इंक्रीज। क्योंकि अभी कौन बोरो कर रहा है? अभी प्रोड्यूसर बोरो कर रहा है, तो वो बोरो करके ज्यादा सामान बेचेगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, जो लोग बैंक में सेविंग कर रहे हैं क्या वो इतने टेम्प्टेड होंगे वो सेविंग करने के लिए? उनको इंटरेस्ट कम मिलता है। सो क्योंकि है ना सेविंग करने पे इतना इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो पीपल हु वर पार्किंग देयर मनी इन बैंक्स, मतलब वहां पे मान लो फिक्स डिपॉजिट करा देते, पहले 8% से इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी 4% से ही मिल रहा है। पहले 100 रुपए जमा कराते थे तो 108 मिलता था, अभी 104 ही मिल रहा है। तो लोग, प्रोड्यूसर तो है ना क्या करेगा कि चीप, इट इज चीपर, चलो बोरो करो, प्रोडक्शन करो, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन तुम सोचो कि जो आदमी अपना बैंक में पैसा इंटरेस्ट के लिए रख रहा था, सो क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल्स है इसलिए सेविंग्स, जो कि हम बैंक में अपनी सेविंग रख देते थे, सेविंग्स इन बैंक विल फॉल, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे हो तुम लोग ज्यादा, तो बैंक में सेविंग करके क्या करेंगे? ऑल एंटरप्रेन्योर्स विल बोरो मोर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो ज्यादा बोरो करके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो एक ये एंटरप्रेन्योर्स वर्ड यूज करना, entrepreneurs will borrow more to invest in business. Children, it is very important, I give you 2 minutes कि एग्जाम है, पहले ये पॉइंट्स एज इट इज लर्न कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पे जाती हूँ।
2 मिनट आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई एंड लर्न चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट टाइम। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स, भूलना नहीं। यदि इंटरेस्ट रेट कट डाउन होती है, दैट इज इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, there is an increase in demand because loans have become cheaper and business wants to expand, so there is an increase in demand, ये बात ध्यान रखना। Anybody who can tell me what will happen if interest rate falls? Ma'am, cost of borrowing will decrease. So taking loans will become cheaper and more convenient. Yeah. And entrepreneurs will savings in banks will fall as entrepreneurs would instant borrow money instead of saving their money. Okay. क्या आप मेरे साथ लिख रहे हो? Anybody who is writing it with me? Yes. Okay. Children, I sincerely request, लिखो तो लर्न होगा, नहीं तो एकदम से दिमाग में एग्जाम में आएगा तो मेरे साथ लिखो। नाउ हमने मॉनेटरी पॉलिसी किया है, अब सेकंड सप्लाई साइड पॉलिसी। चलो लेट्स रिवाइज सप्लाई साइड पॉलिसीज। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर ही करता है ना, कोई भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। सो सप्लाई साइड पॉलिसी ट्राई क्या कर रही है? सप्लाई साइड पॉलिसी ट्राइज टू इम्प्रूव, लिखो, दिस पॉलिसी tries to improve what? Supply of goods and services in an economy. Supply of goods and services, goods and services word आ जाना चाहिए। Supply of goods and services in an economy, ठीक है। मतलब यहाँ पे सप्लाई साइड पॉलिसीज में बिजनेस इज ट्राइंग टू एक्सपैंड मोर, ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर। तो लिखो एम क्या है? एम क्या है सप्लाई साइड पॉलिसीज का? द एम ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी इज लेट द बिजनेस एक्सपैंड मोर। Let the business expand more, produce more, और एक और बात याद रखो, यदि ज्यादा प्रोडक्शन करना है हमको, तो हमको लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना एम्प्लॉयज के क्या कर लेगा एक प्रोड्यूसर? सो यू विल राइट दैट एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। ठीक है, अब मैं ये काम कैसे करूं? मैंने ये तो समझ लिया है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज मतलब मोर goods and services of better quality, more quantity should be bought in the economy.
बट अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड करूं, मैं कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करूं, मैं कैसे मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दूं, तो हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट इज मतलब यू गिव योर सजेशंस कि ये कैसे अचीव करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? यूज प्रॉफिट मोटिव टू इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। दैट इज जो पब्लिक सेक्टर में इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं या इनएफिशिएंट यूनिट्स है, उसको हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। दैट इज उसको हम प्राइवेट सेक्टर में ले आते हैं। बिकॉज एक बार प्राइवेट सेक्टर में आते ही वो लोग एफिशिएंटली काम करेंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का मेन एम ही प्रॉफिट मोटिव होता है। उसके लिए वो एफिशिएंसी से काम करना उनके लिए जरूरी होता है। तो प्राइवेटाइजेशन में लिखो यूज प्रॉफिट मोटिव टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब बिजनेस की एफिशिएंसी, टू इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन के लिए। दैट इज पब्लिक सेक्टर का जो यूनिट है दैट इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। और सेकंड चीज मैं कैसे करूं? सप्लाई साइड पॉलिसी, ज्यादा प्रोडक्शन करना है। अरे मेरी ताकत मेरे वर्कर्स, यदि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे वर्कर्स को ट्रेनिंग दो ना। दैट इज यू शुड इम्प्रूव ट्रेनिंग, दैट इज यू गिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किसको? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वर्कर्स, improve their skills। उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए उनको ट्रेनिंग दो, उनको एजुकेशन दो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दे विल फील हैप्पी दैट दे नो देयर जॉब वेल। और सप्लाई साइड पॉलिसी, अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे मेरे वर्कर्स की ट्रेनिंग, एजुकेशन, उनकी स्किल्स एनहांस करके, उनको मोटिवेट करके ही मुझे आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, देखो सब प्रोड्यूसर्स ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, ओके? तो फालतू का जो अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो द थर्ड पॉइंट विल बी रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। दैट इज प्रोड्यूसर्स को फ्री हैंड देना है। रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एक्ट अगेंस्ट मोनोपोलीज। मोनोपोली नहीं बन जाए वो देखते हैं, बहुत लोग प्रोड्यूस करने चाहिए। एंड इंक्रीज कंपटीशन। यदि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, फेयर कंपटीशन है फर्म्स के बीच में, तो अल्टीमेटली वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर्स को ज्यादा वैरायटी मिलेगी, बेटर क्वालिटी मिलेगी, एट रीजनेबल कॉस्ट मिलेगी। तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज करने से क्या होगा? बेटर क्वालिटी मटेरियल एट रीजनेबल कॉस्ट। अब फर्म्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, जो बेस्ट देगा वो विनर होगा। बेटर क्वालिटी मटेरियल एट रीजनेबल कॉस्ट। कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी वैरायटी होगी, दे विल हैव एन ऑप्शन टू चूज, ठीक है ना? तो कंज्यूमर्स के लिए देयर इज वैरायटी ऑफ गुड्स। यदि वैरायटी ऑफ गुड्स होता है, उनको ऑप्शन मिलता है चूज करने का, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। सप्लाई साइड पॉलिसी, गिविंग 2 मिनट्स, लर्न, अभी का अभी लिखो, लर्न करो।
हीथ, सप्लाई साइड पॉलिसीज किसके लिए है बेटा? When you're talking about supply side policy, what are you talking about? Can you hear me? Yes, miss. जब भी सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आंसर तो करो। अरहान तू बोल सकता है। Improve the efficiency of goods and services for expansion. हाँ, मतलब इकोनॉमी में हम कैसे ज्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, एफिशिएंटली इकोनॉमिकली कैसे प्रोड्यूस करके ला सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सप्लाई साइड पॉलिसी। इसके लिए हमको हमारी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? हमको वर्कर्स को साथ में लेके चलना है। बिजनेस हैज टू एक्सपैंड मोर, प्रोड्यूस मोर, एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। वर्कर्स की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में बात करनी है कि उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है। So monetary policy is about interest rate. Supply side policy is about producers, ज़्यादा production. Now we are talking about fiscal policies. I again repeat, write with me. क्या पता क्या आ जाए? Fiscal policies. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसीज में हम किसके बारे में बात करते हैं? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये याद होना चाहिए। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट ने बनाया है ये, तो गवर्नमेंट तो टैक्सेस ही लेगी ना, तो टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी में का क्वेश्चन आया और आप टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात नहीं करो, कहाँ नंबर देंगे बेचारे एग्जामिनर आपको? So when you are talking about fiscal policies, it is related to taxes and government spending. क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन कम रखना, लो इन्फ्लेशन, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रखना, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी रिवाइज करेंगे। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, सो लो अनएम्प्लॉयमेंट, एंड गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे फिस्कल पॉलिसी में। द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच गवर्नमेंट वांट टू अचीव थ्रू फिस्कल पॉलिसीज, सो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे एक्सप्लेन कैसे करोगे? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? यू कैन सी दैट देयर इज राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल।
ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हम बात कर रहे हैं टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 मिनट लगता है 4 ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने में। गवर्नमेंट क्या क्या चाहती है, खुद ही सोचो ना। गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो, दैट इज मेरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एंड मेरी कंट्री में जितने भी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क गेट वर्क, सो दैट इज लो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन लो हो एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो। 2 मिनट में 4 ऑब्जेक्टिव्स लर्न होते हैं, करो। गवर्नमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन बोल सकता है? अरहान ट्राई। हाँ मैम। गवर्नमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? मैम वही लो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस चाहते हैं सबका लिविंग। So when you are writing about fiscal policy, you have to write fiscal policy relates to taxes and government spending, because government has some objectives ये which government wants to achieve through fiscal policy. अभी fiscal policy में when you are talking about taxes, so you have to write down कि taxes are mainly of 2 types. कौन से 2 टाइप बता सकते हो? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। शाबाश। मेनली ऑफ 2 टाइप्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बता सकते हो? Ma'am, direct taxes directly put on income, such as this income tax, and indirect taxes are taxes put on goods and services. शाबाश। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल अरान ने अभी बोला। डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम ऑन दैट इज इट इज अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। बिजनेस पे भी ये टैक्स लगता है, बिजनेस जो इनकम कमा रही है ना उस पे भी ये टैक्स लगता है, और इंडिविजुअल की इनकम पे भी टैक्स लगता है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में बेटा इतना सा करना कि 2 एग्जांपल देना डायरेक्ट टैक्स में। वन इज इनकम टैक्स, एंड क्योंकि ये बिजनेस की इनकम पे भी टैक्स लग रहा है, तो अदर इज कॉर्पोरेशन टैक्स। शाबाश, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तुमने बोला इट इज टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, जैसे हमने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा तो इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी। तो इसमें इतना सा याद रखो ना यार, एक्साइज, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी में देखो होता क्या है, दे कैन टॉक अबाउट डिस्पोजेबल इनकम। देखो यदि तुम्हारा इनकम 100 है, टैक्स 30 है, तो जो टैक्स चुकाने के बाद जो पैसा तुम्हारे पास बचा, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। दैट इज 100 माइनस 30, 70। ठीक है, सो यदि कंपनीज को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, इफ द टैक्स इज हायर, दैट इज इफ द डायरेक्ट टैक्स इज हायर, then the disposable income, that is income which is left in the hands of the company, will be lower. So ये relation कैसा है? Inverse relation है। If taxes are higher, disposable income will be lower. And इसमें आप ये क्या बोलोगे कि यदि taxes higher होते हैं, disposable income lower होती है, that means the company will be able to get low retained profit, प्रॉफिट कम ही बचेगा ना उसके पास, तो लो रिटेन्ड प्रॉफिट, एंड कंपनी के पास जब प्रॉफिट ही कम है तो डिविडेंड अपने आप लो ही पे करेगी।
because dividend is that part of profit which is distributed among the shareholders. तो जब प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड को कम होना ही पड़ेगा. लो डिविडेंड. गवर्नमेंट के पास यदि ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी तो कंपनीज की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, एंड देन दे विल हैव लो रिटेन प्रॉफिट, लेस मनी टू एक्सपैंड और स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल पोजीशन, एंड लो डिविडेंड विल बी एबल टू बी पेड. गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए. क्यों टैक्स चाहिए? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ होती है? रिमेंबर, गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे रेलवे बनाना है तो गवर्नमेंट बना रही है ना इंडिया में. सेम वे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ होती है वो याद रखो यार. गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे पहले आप अपने आसपास देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो गवर्नमेंट roads, infrastructure, वेरी गुड. technology, health law and order. हाँ, डिफेंस पे भी स्पेंड करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेंड करती है, ठीक है, हेल्थ पे स्पेंड करती है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी. क्योंकि ये सब क्यों जरूरी है एक कंट्री में? बेटर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन सर्विसेज, बिकॉज ये सब एक बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं. अल्टीमेटली दीज ऑल थिंग्स विल लीड टू हायर जीडीपी. ठीक है ना? इसलिए गवर्नमेंट को भी ये सब स्पेंड करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है. गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ओके, बेटर कनेक्टिविटी, बिल्डिंग मोर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है. लास्ट एक बार बीओपी. बीओपी क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बताओ मुझे. यहाँ वर्ड बीओपी यूज किया तुमने. व्हाट इज बीओपी? Difference between imports and exports of a company. कंपनी या कंट्री? कंपनी नहीं, कंट्री. लिखो. हाँ सर. डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स, जो आपकी कंट्री से आपने बाहर भेजा, दैट इज एक्सपोर्ट. डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. Difference between a country's exports and imports is called as balance of payment. याद करो, यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम तो आपको फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलेगा, इट इज सरप्लस. लेकिन यदि आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम तो क्या होगा? डेफिसिट. डेफिसिट. इतना चीज प्लीज लर्न करो. एंड 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है, प्लीज रीजॉइन, बिकॉज मैं जो अभी कराऊंगी currency appreciation, depreciation, that might also. So याद कर लो, मतलब deficit कब होगा? When value of import is greater than value of export. Now deficit is not a good thing. तुमको पैसा देना पड़ता. And surplus, when your export is more than your import, you earn foreign currency more. That is